तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ताउते तूफान का हर एक अपडेट आप जानने वाले हैं। नमस्ते भारत की पूरी टीम इस कोशिश में लगी हुई है। अगर आप कहीं पर भी तटीय इलाके में हैं, आपके अपने कई तटीय इलाके में हैं, तो सारी जानकारी आपको क्या करना है, कहां जाना है, कैसे रहना है, सब मिलेगा यहाँ। ताउते तूफान दक्षिण में गोवा, कर्नाटक और केरल में तबाही मचाने के बाद अब महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान मुंबई से अभी 200 किलोमीटर दूर है और ये अभी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे के बाद ये मुंबई के पास से गुजरेगा। मुंबई में अभी क्या हाल है ये सब कुछ भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके के हालात ग्राउंड जीरो पर इस वक्त है। और मुंबई में क्या हाल है इस वक्त, उसको ज्यादा जानने के लिए हमारी संवाददाता लता शर्मा का रुख कर लेते हैं, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। लता, लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है मंगलवार तक, लेकिन आज मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है। किस तरह की तैयारियां, क्या लोग तैयार आपको नजर आ रहे हैं? लोग तो तैयार बिल्कुल नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रविवार रात से ही ये जो बारिश है धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जुहू चौपाटी पे हूँ मैं अभी, और ये जो जुहू चौपाटी है यहाँ पे समंदर की लहरें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। सोमवार सुबह से मध्य रात्रि से ये जो बारिश है काफ़ी उसकी गति बढ़ चुकी है। वहीं तैयारी की बात की जाए तो एनडीआरएफ की 3 टीमें मुंबई में तैनात की गई हैं, वहीं महाराष्ट्र में 12 पूरी टीमें तैनात की गई हैं। और जितने भी जुहू चौपाटी है, जितने भी चौपाटीज है, वहाँ पे लगभग 10 से 12 लाइफ गार्ड्स वहाँ पे रखे गए हैं। जैसे कि जानते हैं कि वैक्सीनेशन जो है उसे भी आज के लिए बंद किया गया है, और बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है उसे भी बंद किया गया, क्योंकि जो प्रवासी हैं वो समंदर के तट से ना गुजरे। वहीं जितने भी लोग रहने वाले हैं समंदर तट पे, उनके लिए ये चेतावनी दी गई है कि कौन से सुरक्षित जगह पे जाके वो ठहरे, या फिर ऐसे एरिया में जाके रहे जहाँ पे ये जो साइक्लोन है उसका प्रभाव बिल्कुल भी ना दिखे। लता, अक्सर ये तस्वीरें सामने आती हैं कि तमाम चेतावनियों के बाद भी लोगों को लगता है ये सेल्फी लेने का एक मौका है और लोग पहुंच जाते हैं समुद्री जो किनारे हैं उसके आसपास। कुछ ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी लापरवाही तो मुंबई के लोग नहीं कर रहे? जी नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो हवाएं हैं उसकी तेज़ जो है वो तेज़ी काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे कि कहा गया था कि मुंबई में सोमवार को 60 से 70% पर घंटा किलोमीटर पर आवर ये जो है उसकी हवा की तेज़ी होने वाली थी, और वो अभी दिख भी रही है। सुबह का समय है, मैं जुहू चौपाटी पे हूँ, आप देख सकते हैं पीछे अभी फिलहाल भी कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लहरें जो है दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। सैटरडे को काफ़ी कम थी, रविवार पूरा दिन बिल्कुल भी लहरें नहीं देखी गई थी, हवाएं नहीं देखी गई थी, लेकिन कल रात से काफ़ी ज़्यादा ये जो है बदलाव देखा जा रहा है मौसम में, और अब ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। जी लता, अगर कल से आज की बात की जाए तो कल बीएमसी ने भी जो जानकारी साझा की उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ज़्यादा नुकसान देखा नहीं गया, कुछ पेड़ गिरे, लेकिन आज आशंका जताई जा रही है कि मुंबई में जिस तरह से तेज़ बारिश हो सकती है तो नुकसान भी हो सकता है। जी, मैं आपको बता दूं कि कल दादर के कुछ इलाकों में और अंधेरी के कुछ इलाकों में पेड़ की गिरने की ऐसी खबर आई थी, जिसके बाद तुरंत बीएमसी ने उसका जो है ख्याल रख दिया था, लेकिन उसके बावजूद अभी कहा जा रहा है कि हवा जो है और बढ़ चुकी है। आज के दिन में ये और भी ज़्यादा देखा जा सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो बीकेसी है या फिर जितने भी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसमें से सैटरडे और संडे को कोविड-19 पेशेंट्स को हटाया गया था, ताकि उनकी सुरक्षा रखी जाए और वो बिल्कुल भी इस साइक्लोन के चलते प्रभावित ना हो। वहीं अभी जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अभी जैसे कि बहुत बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, आज पूरा दिन ये मौसम देखा जा सकता है। इसी वजह से अस्पतालों में लाइट की कमी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कमी ना हो, और ऑक्सीजन जो है जो कोविड-19 के पेशेंट्स को ज़रूरत है उसमें बिल्कुल भी कमी ना हो। तो बीएमसी ने पूरी तैयारी रखी है कि इसका बैकअप प्लान हो और ये इसका पूरा ख्याल रखा जाए। लता, अगर बीएमसी की तैयारियों की बात की जाए तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है? अगर लोग फंस जाएं, किसी मुसीबत में हो, तो किस तरह से मदद मांग सकते हैं? जी, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम ये तैयार किया गया है मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे इस डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल में अगर आप कहीं पे फंसे हैं या फिर कौन सी आपदा आपके सामने आ जाती है, इसके समंदर के नज़दीक अगर आप रह रहे हैं और हवाओं की वजह से पेड़ गिर जा रहा है, तो ये जो है डिज़ास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट रूम, इसे कॉल करके आप अपनी जो प्रॉब्लम है बता सकते हैं। वहीं फायर कंट्रोल जो मुंबई की है वो भी पूरी तैनात है, वहीं जो बीएमसी है वो भी पूरी तैनात है। हर जगह नज़र रखी हुई है। जैसे कि एनडीआरएफ की टीम, मैंने आपसे कहा 3 टीमें यहाँ पे तैनात की गई हैं, और हर एक बीच पे चौपाटियों पे 10 से ज़्यादा लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी लोग अगर बीच पे समंदर की लहरों के बीच में आ जाते हैं और हवा में फंस जाते हैं तो वो उन्हें बचा पाए। जी लता, आप बनी रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका और जानकारी के लिए, और ग्राफिक्स के जरिए भी अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ताउते
चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सीधा आपको प्रतिमा के पास लिए चलते हैं। प्रतिमा टच स्क्रीन के जरिए ज्यादा जानकारी पहुंचा रही है। ओवर टू यू प्रतिमा। बहुत शुक्रिया मालिका। देखिए, हम लोगों ने अपने नमस्ते भारत के दर्शकों के लिए सुबह सुबह वो तमाम जानकारी एकत्रित की है और उसे ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने हम रख रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप समझ सकें कि ताउते तूफान कितनी तबाही ला सकता है, उसके लिए तैयारियां क्या कुछ हो रही हैं, कौन कौन से वो इलाके हैं जो प्रभावित होने वाले हैं। तो देखिए, तबाही मचाने वाला है रत्नागिरी की बात करें, मुंबई की बात करें, दमन की बात करें और वेरावल की बात करें। तो सबसे पहले हम रत्नागिरी की बात कर लेते हैं। रत्नागिरी में 16 मई की रात 11:30 बजे ये तूफान पहुंचा समंदर में 200 किलोमीटर अंदर। रफ्तार इसकी 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और इसको लेकर खास तैयारियां भी की गई है ताकि लोग प्रभावित ना हो सके। बात मुंबई की कर लेते हैं, तो मुंबई में क्या स्थिति है ये भी आपके सामने रख दें। मुंबई में आज सुबह 11:30 बजे, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है, समंदर में 200 किलोमीटर अंदर असर दिखेगा। रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है ताउते तूफान की। और बात कर लेते हैं इसके बाद दमन की, तो दमन में क्या स्थिति है ये जान लीजिए। रात 11:30 बजे समंदर में 200 किलोमीटर अंदर इसके आने की संभावना है, आशंका है। रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। इसके अलावा वेरावल, जो कि एकदम आप कोस्टल एरिया देख रहे हैं, वेरावल में 18 मई की सुबह तट से टकराने वाला है ये ताउते तूफान। तो इसको लेकर खास तौर पर ग्राउंड पर कई सारी तैयारियां भी की गई हैं। वो सारी जानकारियां भी एक एक कर आपके सामने हम रखने वाले हैं ताकि आपको सुबह सुबह सारा अपडेट मिल जाए। तो देखिए, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी की बात करें तो समुद्र किनारे बसे लोगों को यहां से हटा दिया गया है पहले ही, जैसे ही पता चला कि ये तूफान तट से टकराएगा। इसके बाद सिंधुदुर्ग की बात करें तो तट से लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया है स्थायी तौर पर, ताकि उन्हें किसी तरीके की दिक्कत पेश ना आए। इसके अलावा आपको बता दें रायगढ़ की क्या स्थिति है। यहाँ रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। देखिए, 4 तरह के अलर्ट मौसम विभाग देता है। रेड अलर्ट सबसे ज्यादा खतरनाक। बात मुंबई की करें तो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया, यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट मुंबई में है और सभी वैक्सीनेशन सेंटर को इसी के मद्देनजर बंद कर दिया गया है फिलहाल, ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत पेश ना आए। तेज हवाएं चल रही हैं, लगातार वहां बारिश हो रही है, ऐसे में तैयारियां पूरी की गई हैं ताकि लोगों को किसी तरीके का नुकसान ना। महाराष्ट्र की बात हो गई, अब गुजरात की बात कर लेते हैं। द्वारका की स्थिति यह है कि रफ्तार यहां पर 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है ताउते तूफान की। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में हम आपको बता रहे हैं जो इलाके प्रभावित है। जामनगर की बात करें, रफ्तार 120 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है ताउते तूफान की यहां पर। तो तबाही मचाने आ गया है ताउते तूफान, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये तूफान देखिए आगे बढ़ते हुए कहां नुकसान पहुंचा सकता है। भावनगर, यहां पर रफ्तार 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है ताउते की, लेकिन इसको लेकर भी तैयारियां की गई, इसलिए डरने की घबराने की आपको जरूरत नहीं। और बात करें ये तूफान आगे कहां नुकसान पहुंचा सकता है। गुजरात में जूनागढ़ में समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इस बात की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी दिया है। और बता दें हम आपको एक एक करके हम आपको अलग अलग इलाकों का अपडेट दे रहे हैं। अहमदाबाद की बात करें तो समुद्र में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इस बात को लेकर आशंका जाहिर की गई है। तैयारियां भी पूरी हैं। तो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं ताउते तूफान कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं। तमाम कोस्टल एरियाज, सूरत की बात करें तो कई इलाकों में पानी भर सकता है। ये कोस्टल एरियाज है, यहां पर अगर ताउते तूफान बुरी तरीके से हिट करता है तो क्या कुछ खतरा बना रह सकता है, क्या इलाकों में पानी भर सकता है। और देखिए, एक एक कर हम मैप के जरिए आपको ये तमाम डिटेल्स दे रहे हैं ताकि आप तैयार रहें, आपको घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। ये सब दिखाने की मंशा केवल इतनी है कि आप तैयार रहें। ओवर टू यू मालिका। जी, तो देखिए टच स्क्रीन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए किस राज्य में क्या हालत होने वाली है ये प्रतिमा ने आपको बताया। एक बार फिर से लता का रुख कर लेते हैं। मुंबई से लता हमारे साथ सीधा बनी हुई है। लता, देखिए आईएमडी ने कहा है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ थ्रेट में मुंबई नहीं आता है, लेकिन क्योंकि मुंबई के कोस्ट को पार करते हुए जाएगा तो वहां पर तेज बारिश होने की आशंका बनी हुई है। इसके लिए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मुंबई में इस तरह की स्थिति पैदा हुई हो, तो लोगों को क्या पूरी जानकारी है? जी, जैसे कि पिछले साल साइक्लोन निसर्ग आया था, उसके चलते भी कई सारे ऐसे वाटर लॉगिंग्स देखे गए थे, पानी जमा हो गया था हर जगह। और लोगों की जानकारी की बात रही तो जो बीएमसी है, महानगर पालिका है, उन्होंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। मेरे पीछे आप जुहू जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे बीच पूरा खाली है। एक लॉकडाउन भी कारण है वहीं, और दूसरा ये कारण है कि साइक्लोन के चलते लोगों को घर में बैठने के लिए कहा गया है।
घर में बैठने के लिए ये भी कारण है क्योंकि जो बारिश है उसकी जो गति है धीरे धीरे बढ़ रही है और आप जैसे कि देख सकते हैं कि लहरें जो है बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते उन्हें घर पे रहने के लिए कहा गया है। वैक्सीनेशन बंद की गई है, लोगों को बाहर जाने के लिए तभी कहा जा रहा है जब कोई अनिवार्य कारण हो। और कोस्टल एरिया की जैसे कि आपने मलिका बात की जी, तो पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, रायगढ़, इन्हें कहीं ना कहीं हाई अलर्ट दिया गया है क्योंकि जो समंदर की हवाएं हैं, लहरें हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी अफेक्ट की गई हैं। कल पालघर में कई सारे पेड़ गिरे, लोगों के घर कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम में आ गए थे, जिसके चलते पालघर, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में सीधा खतरा नहीं है, लेकिन जैसे कि यहाँ से जो साइक्लोन गुजर रहा है, गुजरने के बावजूद इतनी ज़्यादा हवा और इतनी ज़्यादा लहरें यहाँ पे देखी जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया लता इस तमाम अपडेट के लिए, क्योंकि आप भी एकदम ग्राउंड जीरो पर उन्हीं इलाकों में मौजूद हैं जो कि खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि एबीपी न्यूज के तमाम दर्शक आपकी इस रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। इलाके में किस तरीके के हालात है, इसको लेकर आगे भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अब ये जान लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम से बात कर तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। ये चर्चा हर लिहाज से अहम थी क्योंकि देखिए महाराष्ट्र और गुजरात ये दो इलाके हैं जो अभी पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तूफान को टकराना है। ऐसे में कोई भी स्थिति भयावह ना हो, इससे निपटने के लिए खासतौर पर मुख्यमंत्री से बात की गई है। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट किया गया है, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और हर संभव तैयारी की गई। और हर तैयारी के सबसे पहले जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप नमस्ते भारत पे जानेंगे। डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए गुजरात में जो तटीय इलाके हैं उन्हें खाली करा दिया गया है प्रिकॉशनरी तौर पर। मुंबई की अगर बात करें तो अलग अलग तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। जो समुद्री इलाके हैं वहां पर पहले ही लोगों को आगाह करते हुए कह दिया गया है कि आपको ऐसे इलाकों में नहीं जाना है, घरों के अंदर रहना है। मुंबई को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने आज जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट ये बताता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी मौसम में जो हालात हैं वो बहुत बदतर हो सकते हैं। इसको लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है, आगाह कर दिया जाता है। तो मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया जाता है। उसके अलावा जो तटीय इलाके में लोग बसे हुए होते हैं वो इलाकों को खाली करा दिया जाता है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी तटीय इलाके पहले ही खाली करा दिए गए हैं। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश देखी जा रही है। ताउते तूफान का ही इसे असर बताया जा रहा है। तूफान के मद्देनजर मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी है और ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से हमने पूरी तैयारी कर ली है इस तूफान से निपटने के लिए। मुंबई की अगर बात करें तो एनडीआरएफ की 3 टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं जो कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई में बांद्रा वॉली सी लिंक को फिलहाल बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। तूफान ताउते आज गुजरात के तट से टकराएगा, महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिलेगा और एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट सबसे पहले आप जानेंगे नमस्ते भारत। क्या हुआ? ताउते तूफान आज सुबह 11:30 बजे के करीब मुंबई के समंदर में 200 किलोमीटर तक के दायरे तक पहुंच जाएगा। हालांकि तूफान मुंबई के तट को नहीं छू रहा है, लेकिन उसका जबरदस्त असर दिख रहा है। कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। जब तूफान मुंबई के करीब से गुजरेगा तब हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। मुंबई में चक्रवात तौकते का जो प्रभाव है जैसे कि दिखना शुरू हो चुका है। मैं अभी फिलहाल वर्ली सी फेस पे खड़ी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहरें जो है बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है, बारिश जो है तेज हो चुकी है। तूफान की वजह से मुंबईकरों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम पर भी असर पड़ा है। मुंबई के दहिसर, मुलुंड और बीकेसी जम्बा कोविड सेंटर बंद कर दिए गए हैं। आज मुंबई के सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। मुंबई में आज लगातार तीसरे दिन टीकाकरण को बंद रखने का फैसला किया गया है। कल से मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका लगाने का काम शुरू हो जाएगा। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से मुंबई के 2 छोरों को जोड़ने वाली और हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही को आसान बनाने वाली बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें किसी भी हालात से निपटने के लिए मुस्तैद हो गई हैं। आपात स्थिति के लिए 100 लाइफ गार्ड को समुद्री किनारों पर तैनात किया गया है। मुंबई के जुहू बीच पर 10 से ज्यादा लाइफ गार्ड तैनात हैं। हाँ, मुंबई में ऑलरेडी 3 टीम को डिप्लॉयड किया गया है और सेंट्रल पोजीशन जो अंधेरी है इसमें 3 टीम डिप्लॉयमेंट है। किसी भी प्रकार की कोई घटना होने पर शॉर्ट नोटिस पे विदिन 15 मिनट्स यहाँ से टीम रवाना हो जाएगी और मौके पर पहुँच के रिस्पॉन्स करेगी। ताउते को ध्यान में रखकर मुंबई महानगर पालिका को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिससे हर एजेंसियां संपर्क में हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। सीधा रुख करते हैं लता का, जो कि मुंबई से हमारे साथ बनी हुई हैं। लता, उम्मीद करती हूं कि आप अपना ख्याल रख रही होंगी, और ये बताइए कि कैसा प्रभाव इस वक्त आप महसूस कर पा रही हैं, और जो लोग मुंबई में हैं उन्हें आप क्या हिदायत देंगी, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि शनिवार से लगातार इस ग्राउंड रिपोर्ट मैं देती जा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि शनिवार को बहुत ही कम हवा थी और जो बारिश थी बहुत हल्की दी गई थी, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए। उसके बाद रविवार को सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं था, ना हवा थी ना लहरें थी, कुछ भी नहीं था, बारिश भी नहीं थी। लेकिन लगातार रविवार रात से और सोमवार देर रात से जो बारिश है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बारिश की जो गति है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल जुहू चौपाटी में मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे खड़ा होना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो हवाएं हैं उसकी तेज़ इतनी वो हो चुकी है, 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो हवाएं हैं चल रही हैं, अभी भी लगातार चल रही हैं। आधी रात के 2 से 3 बजे से लेके अभी तक मैं इसका रुख लेती जा रही हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ घर पे रहें, क्योंकि जैसे कि कोविड भी चल रहा है, कोविड के नियमों का पालन हमें करना ही करना है। लेकिन जो ये चक्रवात ताउते आ चुका है हम सबके बीच में, इसके चलते भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें। और महानगर पालिका है, सरकार है, प्रशासन है, जो भी कोशिश कर रहे हैं उनके नियमों का पालन करें और इस तूफान से भी हम बाहर निकल आए। जी लता, और देखिए ये बताइए कि तैयारियों की, अगर हम जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था, तैयारियां क्या आपको पर्याप्त लग रही हैं? जितना बड़ा खतरा है क्या हम उतना तैयार हैं? हेलो, तो लगता है लता से हमारा संपर्क टूट गया है। लता के पास वापस चलेंगे और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया लता आपका। कुल अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए नमस्ते भारत में हमारा वादा है कोई भी खबर, कोई भी अपडेट छूटेगा नहीं। कोरोना के खिलाफ जग में जहां दुनिया भर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वहीं पुरानी दवाओं और तरीकों को भी कोरोना इलाज में आजमाया जा रहा है, और इन्हीं में से एक है प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन अभी तक की स्टडी रिपोर्ट से ये साबित नहीं हो सका है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना में कितनी कारगर है। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि देश में प्लाज्मा की कालाबाजारी का खेल भी शुरू हो चुका है। एक साल से पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एकजुट है। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दुनिया के तमाम देश इस पर निशाना साध रहे हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया से लेकर अफ्रीका तक दुनिया के हर हिस्से में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन और इसके इलाज पर रिसर्च का काम चल रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक जैसे जैसे इस वायरस की कुंडली खंगाल रहे हैं, इसके काले राज भी खुलते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के इलाज को लेकर अभी भी डॉक्टर और वैज्ञानिक हवा में तीर ही ज्यादा चला रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के इलाज पर दुनिया भर में 3 तरफा काम चल रहा है। एक तरफ जहां वैज्ञानिक कोरोना वायरस का मजबूत एंटीवायरस ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है, वहीं कुछ पुरानी दवाइयों को कोरोना के खिलाफ आजमाया भी जा रहा है। भारत में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में डॉक्टर और वैज्ञानिक कई तरह की दवाइयां और इलाज के पुराने तरीकों का कोरोना संक्रमित मरीज को ठीक करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक तरीका प्लाज्मा थेरेपी का भी है, जिसमें कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकालकर कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर में डाला जाता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक दो-धारी तलवार की तरह है। नेशनल टास्क फोर्स उसी में भी ये विषय को लेकर चर्चा हुआ है, और उधर से हम ये क्लियर तरीका से मैसेज दे देंगे। और कि पहले भी हम लोग दे चुके हैं कि कन्वल्सन प्लाज्मा जिस तरीका से भी आप ले लेते हैं और इसको भी चढ़ा देते हैं, उसमें पैसा ही बर्बाद होते हैं, लेकिन उसका फायदेमंद कुछ साबित नहीं हुआ। तो इसीलिए डॉक्टर्स लोगों के लिए भी ओरिएंटेशन हो जाए, और आम आदमी के लिए जैसे ICMR बीच बीच में एडवाइजरी निकालते हैं कि क्या असरदार है, क्या असरदार नहीं है, यह हम करते रहेंगे। और नेशनल टास्क फोर्स में इसका ये जो मुद्दे ये लेके चर्चा हो रहा है, और हम लोग जल्द से जल्द 1-2 दिन का अंदर निकालेंगे कि और साफ हो जाए कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा का बारे में ये उम्मीद ना रखा जाए।
देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कई स्वयंसेवी संगठन और संस्थान मदद के लिए आगे आए हैं। कहीं संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुहैया करवाए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ संस्थाएं मरीजों तक खून और प्लाज्मा पहुंचाने का काम कर रही है। दरअसल देश भर में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा की मांग जहां सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है, वहीं अस्पताल में भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा की मांग पिछले दिनों में काफी बढ़ी भी है। यही वजह है कि मरीजों के परिजनों की प्लाज्मा की तलाश में परेशान होने की खबरें भी सामने आती रही हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी जब 2 कोरोना मरीजों की हालत गंभीर हुई तो चिकित्सकों ने प्लाज्मा थेरेपी की सलाह दी, जिसके बाद इलाके के पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा दान किया। ये एक्चुअल में एसपी साहब के माध्यम से पता चला था कि सतना की किसी महिला को बी पॉजिटिव प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो मेरा चूँकि पहले कोरोना हो चुका था, मैं प्लाज्मा देने के योग्य था, तो इन्हीं परिस्थितियों में मैंने निर्णय लिया कि मैं जा सकता हूँ। उसी के आधार पर फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करा और फिर उसके बाद प्लाज्मा दिया। मेरा आम लोगों से यही कहना है कि ये वक्त जो है वो एक दूसरों का साथ देने का है। कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा की बढ़ती मांग के बाद देश में इसकी कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। नोएडा पुलिस ने प्लाज्मा की कालाबाजारी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी जया आरोग्य अस्पताल के वार्ड बॉय और आईसीयू अटेंडेंट प्लाज्मा की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। आरोपी 1 बैग प्लाज्मा 20,000 रुपए में बेच रहे थे और करीब 10 पैकेज प्लाज्मा बेच भी चुके थे। इसने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कि एक जेएच में वार्ड बॉय है और एक अन्य व्यक्ति है जो कि ऑटो चलाता है। ये दोनों व्यक्ति ज़रूरतमंदों को जेएच का जो प्लाज्मा है वो काला बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग करके और काफ़ी अधिक दामों पे ये बेचते थे। ये दोनों आरोपी जो हैं, जो पहला है वो दलाल है, वो ग्राहक ढूंढता था और जब ग्राहक सामने आ जाता था तो उससे ब्लड का सैंपल बुलवाते थे, प्रिस्क्रिप्शन बुलवाते थे और उस आधार पे जो नाम वो मिलता था उसको जेएच में ला के रजिस्टर में चढ़ा के फर्जी उसका मैच कार्ड बना के प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा निकाल के, जो कि इनको जिसकी कोई राशि नहीं लगती थी, और बाहर ला के 20,000 रुपये में इसको बेच देते थे। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर और वैज्ञानिक कई तरह की दवाइयां और इलाज के पुराने तरीकों को आजमा रहे हैं। इसी में एक तरीका प्लाज्मा थेरेपी भी है, जिसमें ठीक हो चुके कोरोना मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकालकर कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर में डाला जाता है। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जब ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं। ये एंटीबॉडी एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कोरोना वायरस को मार देते हैं, जिससे मरीज को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। इसीलिए कोरोना से ठीक होने वाले मरीज के शरीर से खून निकाला जाता है और इस खून के पीले हिस्से, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसे खून से अलग किया जाता है। खून से अलग किए गए इस प्लाज्मा को कोरोना से संक्रमित मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। दरअसल प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद संक्रमित मरीज के अंदर भी कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, जिससे मरीज की प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ने लगती है और उसके स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस प्लाज्मा थेरेपी का पहले भी वायरल संक्रमण में इस्तेमाल किया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ भी इस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में किया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित नहीं हुई है। चाहूंगा कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा के बारे में आप ये जो उम्मीद आप रखते हैं, ये गलत साबित हुए हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स निकल के आए हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं, बहुत सारे कंट्री में ऐसे ट्रायल्स हो चुका है। तो मैं ऐसे कहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि आप इसका पीछे पैसा जो है वो बर्बाद मत करिए। फिजिशियंस का सलाह लीजिए और ऑथेंटिक सोर्स जो है, ICMR का वेबसाइट हो या कोई भी साइंटिफिक आर्टिकल्स हो, उसी से जानकारी ले लीजिए। और मैं भी कहना चाहूँगा कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा के पीछे आप पैसा बर्बाद मत कीजिए। क्या प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इस्तेमाल में कारगर है? इस बात का पता लगाने के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने पिछले साल एक स्टडी की थी। इसमें 39 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 464 लोगों पर यह स्टडी की गई थी, जिसमें मॉडरेट पेशेंट्स को प्लाज्मा दिया गया था और उसके बाद ये देखा गया था कि प्लाज्मा देने के बाद भी सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ,
जिसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीज की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है और ये इलाज कोई कारगर इलाज नहीं है। देश और विदेश में प्लाज्मा थेरेपी पर कई रिसर्च हुई है। दरअसल कोरोना महामारी आने के बाद प्लाज्मा थेरेपी को कई मरीजों पर आजमाया जा चुका है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से लड़ने में कुछ हद तक मददगार है, लेकिन अक्टूबर 2020 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी एक स्टडी रिपोर्ट में पहली बार ये बात सामने आई थी कि कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा कोरोना मरीजों के इलाज में प्रभावी नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी से न तो कोरोना मरीजों को मरने से बचाया जा सकता है और न ही मरीजों को क्रिटिकल होने से रोकने में ही इससे कोई मदद मिलती है। लेकिन देश में कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने के नाम पर जहां कालाबाजारी का खेल चल रहा है, वहीं जानकारी के अभाव में कोरोना मरीजों के परिजन न सिर्फ प्लाज्मा के लिए परेशान हो रहे हैं, बल्कि इसके लिए अपनी मेहनत की कमाई भी गंवा रहे हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़ों में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ ही लॉकडाउन की मियाद भी बढ़ाई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संक्रमण की रफ्तार दिखाने वाले आंकड़ों में टेस्टिंग कितनी हो रही है और मौजूदा हकीकत क्या आंकड़ों में दिखाई दे रही है? रिपोर्ट देखिए। आज हम आपके सामने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना की असली स्थिति को एक साथ दो ग्राफ के जरिए दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में 19 अप्रैल को जब से लॉकडाउन लगा है, यहां कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार कमी देखी जा रही है, लेकिन उसके साथ ही गौर करें रोजाना होने वाली टेस्टिंग को, तो उसमें भी लगातार कमी देखी जा रही है। 20 अप्रैल को नए केस 28,695, एक दिन में कुल टेस्ट 86,526। 27 अप्रैल को नए केस 24,149, एक दिन में कुल टेस्ट 73,811। 2 मई को नए केस 20,394, एक दिन में कुल टेस्ट 61,045। 10 मई को नए केस 12,651, एक दिन में कुल टेस्ट 66,234। 15 मई को नए केस 6,430, एक दिन में कुल टेस्ट 56,811। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले आंशिक लॉकडाउन और फिर पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान केस की संख्या तो कम हुई, लेकिन साथ ही टेस्टिंग की तादाद भी कम हुई। 30 अप्रैल को नए केस 34,372, एक दिन में कुल टेस्ट 2,44,167। 6 मई को नए केस 26,622, एक दिन में कुल टेस्ट 22,06,112। 10 मई को नए केस 21,277, एक दिन में कुल टेस्ट 2,15,633। 15 मई को नए केस 12,547, एक दिन में कुल टेस्ट 2,57,081। ऐसे में करीब 4-5 हफ्तों से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। आंकड़ों में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही टेस्टिंग की तादाद भी कम है। इससे साफ जाहिर है कि जो तस्वीर हमें आंकड़ों में दिख रही है, वो वास्तविकता से दूर है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में कई बार आपने ऐसी कहानियां देखी और सुनी होंगी कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन हम आपको मदद की ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे दोस्त हो तो ऐसा। बाइक पर बैठे युवक का फूल माला पहनाकर अभिवादन किया जा रहा है। नाम है अर्जुन। अर्जुन की कहानी सुनकर आप भी इनके लिए तालियां जरूर बजाएंगे। तस्वीरें अलवर की हैं और अर्जुन रहने वाले चंडीगढ़ के हैं। दरअसल चंडीगढ़ में अर्जुन को पता चला कि अलवर में उनके दोस्त साहिल की मां बहुत बीमार है और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। अलवर में रेमडेसिविर न मिलने पर चंडीगढ़ में अर्जुन ने न सिर्फ रेमडेसिविर ढूंढने का जिम्मा उठाया, बल्कि इंजेक्शन मिलने पर बाइक से अलवर पहुंच गए ताकि दोस्त की मां की जान बचाई जा सके। अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपने चंडीगढ़ में लिंक्स वगैरह से पूछा कहीं से अवेलेबल हुआ, तो जैसे ही मेरे को मिला इंजेक्शन, तो वहाँ से मैं 4 बजे निकला चंडीगढ़ से और 11-12 के बीच में यहाँ पे राजस्थान में पहुँचा। बाइक से करीब 7 घंटे में अर्जुन ने 400 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय किया। अर्जुन की लाई मदद का असर भी हुआ और साहिल की मां की तबीयत में सुधार भी होने लगा। लोग अब अर्जुन की इसी दोस्ती को सलाम कर रहे हैं।
तो नमस्ते भारत आप देख रहे हैं लगातार, कभी तूफान परेशान कर रहा है तो कभी कोरोना, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है इस तरीके से। बिल्कुल, और इसीलिए हम दोनों की कोशिश ये है कि हम आपके दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर करें, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करें। तो आज का पॉजिटिव थॉट ये है दैट बी द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट हैंड द पेंट ब्रश टू एनीवन एल्स। यानी कि आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथ में ही होनी चाहिए, उसे बनाना संवारना उसकी ताकत आप ही के पास होनी चाहिए। बड़ों की राय और दोस्तों का सुझाव जरूर लेना चाहिए, लेकिन बड़े फैसले लेने से कभी घबराए नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की जो अहम खबर है ताउते तूफान से जुड़ी हुई। ताउते तूफान दक्षिण में गोवा, कर्नाटक और केरल में तबाही मचाने के बाद अब महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान मुंबई से अभी 200 किलोमीटर दूर है और ये अभी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे के बाद ये मुंबई के पास से गुजरेगा। और लगातार देखिए ताउते तूफान से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी से हमारा देश पहले ही जूझ रहा है और अब ये संकट खड़ा हो गया है। 5 राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त खतरा इसका झेल रहे हैं, लेकिन मुंबई में आज ऑरेंज अलर्ट है। और आपको कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़े अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहे होंगे। मुंबई में 3, पूरे महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 12 टीमें गठित हो चुकी हैं। मुंबई के तट से 200 किलोमीटर दूर से गुजरेगा तूफान। वेरावल से 400 किलोमीटर दूर कल वेरावल में लैंडफॉल होगा। 1200 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। सिद्धार्थ तिवारी मौसम वैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, खतरा आप कितना बड़ा मान रहे हैं इसे, खासकर उन राज्यों के लिए जिनसे अभी ये गुजरना बाकी है? बिल्कुल, अगर इस समय की बात करें तो ये साइक्लोन एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि पोरबंदर और महुआ के बीच में ये कोस्ट को क्रॉस करेगा। 18 तारीख की सुबह सुबह बोला जा रहा है इसकी क्रॉसिंग हो जाएगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इस समय ये सिस्टम एक बड़ा रूप ले चुका है और इसमें हम कह सकते हैं साइक्लोन की आंख भी है। यानी बीच में एक ऐसा इलाका है जिसमें 15 से 20 किलोमीटर का इलाका आंख के तौर पर दिख रहा है। और जब भी किसी साइक्लोन में आंख दिखती है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है, यानी अंदर जो हवाएं चल रही होती हैं, यानी इसकी विनाशक ताकत ज्यादा है। जैसे जैसे ये कोस्ट के पास पहुंचेगा वैसे वैसे इसकी ताकत और बढ़ती जा रही है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि ये साइक्लोन कोस्ट के साथ साथ चल रहा है, थोड़ा सा इसने डाइवर्जन लिया है। और इस समय की अगर हम बात करें तो वेरावल से लेकर महुआ के बीच में, यानी पोरबंदर और महुआ के बीच में इसका लैंडफॉल होना है। और आज शाम से अगर हम देखें तो 17 तारीख है आज शाम से जो स्थिति बनेगी उसमें हम कह सकते हैं सौराष्ट्र का पूरा कोस्ट और खंभात की खाड़ी के तमाम इलाके, वहां पर जो है ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। 2.5 से 3 मीटर तक की लहरें उठ सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, उम्मीद तो हम यही जताते हैं कि किसी तरीके का नुकसान न देखना मिले, लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें आई हैं, कई जगह इलाकों से ये खबर आ रही है कि पेड़ गिरे हैं, कई जगह इमारतें ढही हैं, जानमाल के नुकसान की भी खबर आ रही है। तैयारियां कितनी अहम हो जाती हैं ऐसे समय में? एनडीआरएफ की टीमों को तो तैनात कर दिया गया, लोगों को कितना सावधान रहने की जरूरत? बिल्कुल, अगर हम इस समय की बात करें तो पूरे के पूरे सौराष्ट्र में खास तौर पर जूनागढ़ और अमरेली और इसके अलावा भावनगर के अलावा अहमदाबाद का वो इलाका जो समंदर के किनारे है, इन सारी जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। समंदर के किनारे कतई न जाएं। ये मत सोचें कि फोटो खींच के YouTube पे अपलोड कर देंगे, आप नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि हवाएं दोपहर के बाद बहुत तेज हो जाएंगी इन सारे कोस्टल एरियाज में। जी सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लता का रुख कर लेते हैं। लता लगातार हमारे साथ बनी हुई है मुंबई से। लता, मौसम वैज्ञानिक ने क्या कुछ जानकारी दी, आपने सुनी होगी, और उन्होंने कहा है कि ये खतरा बड़ा है। जी, मौसम विभाग ने ये जो है बात सामने रख दी है कि जो खतरा है सीधा तौर पे, यानी कि थ्रेट जो है, इम्पैक्ट पूरा मुंबई में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो साइक्लोन है सिर्फ नज़दीक से गुजर रहा है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा हवा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जुहू चौपाटी है, वहीं यहाँ पे जो पेड़ है इतने ज़्यादा हवा से तेज़ से उड़ रहे हैं, बारिश इतनी तेज़ हो रही है। मैं लगातार 6 बजे से यहाँ पर हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बारिश है धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके साथ हवा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जुहू पे जो लहरें हैं, अगर कैमरामैन
जूम करके दिखा सकते हैं तो जो लहरें हैं इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। वहीं जो जितने भी किनारे पे बोट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जो लहरें हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सैटरडे से मैं इसे देखती जा रही हूँ और सैटरडे से ये जो लहरें हैं बढ़ती जा रही हैं, हवाएं जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बात कर लेते हैं ताउते की, जो कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद ताउते गुजरात की तरफ बढ़ा। मौसम विज्ञान के मुताबिक अगले 24 घंटे में तूफान की और तेज होने की आशंका है। भारत के पश्चिमी तट से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर चल रही है तूफान ताउते की आंख। गुजरात में तट से टकराने तक इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का अनुमान। चक्रवाती तूफान ताउते का खतरा बढ़ा। राहत और बचाव के लिए प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात की गई। गुजरात, दमन और दीव के लिए येलो अलर्ट जारी। तूफान ताउते के गुजरात के सोमनाथ या अमरेली के तट से टकराने की आशंका है। निचले तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 54 टीमें तैनात। ताउते तूफान के मद्देनजर आज और कल पूरे गुजरात में टीकाकरण नहीं होगा। सीएम विजय रूपाणी ने जारी किया आदेश। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में आज हो सकती है भारी बारिश। मुंबई में चक्रवात ताउते का असर दिखना शुरू हो गया है। वर्ली सी फेस इलाके में समंदर किनारे तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। कच्चे घरों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश। राज्य में अलर्ट पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तटरक्षक दल और नेवी। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान के चलते आज मुंबई में नहीं होगा कोरोना का टीकाकरण। अब कल से शुरू होगा टीकाकरण। अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश। ताउते तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, तैयारियों का जायजा लिया। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी हाई अलर्ट। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। गोवा में ताउते तूफान के चलते 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 200 छोटे बड़े घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। 500 से ज्यादा पेड़ गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली की सप्लाई भी बाधित हुई। गोवा के मडगांव में नेत्रवती एक्सप्रेस पर गिरा पेड़। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, राहत और बचाव में जुटी है आपदा प्रबंधन की टीमें। मरने वालों के परिजनों और जिनके घरों को नुकसान हुआ है उन्हें दी जाएगी मदद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताउते तूफान को लेकर गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। राहत और बचाव के कामों को लेकर चर्चा हुई। कोरोना के इलाज में काम आने वाली डीआरडीओ की दवा 2DG आज होगी लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च करेंगे। 1-2 दिन में डीआरडीओ के अस्पतालों में मिलनी शुरू हो जाएगी दवा। भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर एक और अच्छी खबर। ताजा रिसर्च के मुताबिक कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के दोनों वेरिएंट पर असरदार है। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 3,11,000 नए मरीज, 4,077 लोगों की मौत। अब तक 18 करोड़ 22 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। कोविड पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे अध्यक्षता। एस जयशंकर, हरदीप पुरी, मनसुख मंडविया, नित्यानंद राय और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल इसमें शामिल होंगे। हरियाणा के पानीपत में 50 बेड वाला कोविड अस्पताल शुरू। सीएम खट्टर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डाले थे कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। गुजरात के हापा से करीब 100 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंची ट्रेन। केरल पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 118 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर बल्लारपदम पहुंची ट्रेन।
नेवी के इंजीनियर्स ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और श्रीकालाहस्ती में खराब पड़े ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया। राज्य में दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत। राजस्थान के प्रतापगढ़ के 2 पंचायतों ने कायम की मिसाल। 3 मार्च को ही गांव के नाकेबंदी की। अब तक नहीं निकला है कोरोना का एक भी केस। झारखंड के रामगढ़ में 2 युवा बने मानवता की मिसाल। घर में आइसोलेट मरीजों को ऑक्सीजन और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। हर तरफ हो रही है तारीफ। यूपी में आज से तीसरे चरण की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी। नगर निगमों के साथ साथ सभी कमिश्नरी मुख्यालयों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। गौतम बुद्ध नगर के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में आज से ड्राइव इन वैक्सीनेशन। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगी वैक्सीन। दोनों सेंटर्स पर रोज 100 लोगों को लगेगा टीका। हिमाचल प्रदेश में भी आज से शुरू होगा 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण। बुकिंग के आधार पर सप्ताह में 2 दिन लगाई जाएगी वैक्सीन। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। यहां टीकाकरण तीसरा चरण में है। बेंगलुरु के कई सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत। स्वास्थ्य कर्मियों से उलझते दिखे लोग। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। अब 24 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। पंजाब में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामले और मृत्यु दर में इजाफा के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा में भी 1 हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब 24 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां। जरूरी सेवाओं पर छूट जारी। मध्य प्रदेश में 24 मई तक बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन। पाबंदियों से कोरोना के केसेस में कमी आने के चलते सरकार ने लिया फैसला। केरल के सबसे ज्यादा केस वाले 4 जिलों में ट्रिपल लॉकडाउन लागू। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मल्लपुरम की सीमाओं को सील किया गया। कोरोना पर लगातार एक्शन में केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के सीएमसी की बात। सीएम योगी ने नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद का दौरा किया। कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। कहा, यूपी में कोरोना का पीक अब नियंत्रण में है। संक्रमण दर में कमी आई। अदालतों में कोरोना महामारी की वजह से समय से पहले गर्मी की छुट्टी। आज से 3 जून तक बंद रहेंगे कोर्ट। वैक्सीन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेन्द्र कुमार से हो सकती है पूछताछ। पोस्टर विवाद में गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस की सफाई। कहा, पोस्टर लगाने की वजह से नहीं, लॉकडाउन के नियम तोड़ने की वजह से किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, वैक्सीन से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन पीएम ने करोड़ों वैक्सीन 94 देशों को भेज दी और अब सवाल पूछने वाले गरीब कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर ट्वीट किया। लिखा, मुझे भी गिरफ्तार करो। पोस्टर विवाद पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की सफाई। कहा, वैक्सीन भेजना विदेशी कंपनियों से करार में शर्त थी। शर्त के मुताबिक एक हिस्सा विदेश भेजा गया। दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का मामला। आरोपी खान चाचा रेस्टोरेंट्स का मालिक नवनीत कालरा गुरुग्राम से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करने के नाम पर ठगी करने वाले 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। देश भर में 1000 लोगों का व्हाट्सएप के जरिए चूना लगाने का आरोप। स्पाइस जेट आज से सभी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। दिल्ली और गुरुग्राम से होगी शुरुआत। करीब 15,000 कर्मचारियों को लगेगा टीका। आज आधी रात से बंद होगा दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से विमानों का परिचालन। कोरोना की दूसरी लहर के कारण उड़ानों की संख्या में कमी के चलते ये फैसला लिया गया।
और इस बीच मुंबई में क्या हालात बने हुए हैं, कुछ तस्वीरें मुंबई से आई हैं, आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। बहुत अहम तस्वीरें हैं वो आपके लिए जाननी, क्योंकि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है और लगातार हमारी संवाददाता जो तस्वीरें हैं वहां से आपको दिखा रही हैं। हालांकि डायरेक्ट थ्रेट मुंबई में नहीं है, लेकिन तेज हवाएं आज वहां पर देखने को मिलेंगी और तेज बारिश भी हो सकती है। एहतियातन वहां पर कदम उठा लिए गए हैं। लोगों को यही कहा गया है कि घर से बाहर वो ना निकले। हर तरह के प्रिकॉशन लेने इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ देखिए कोरोना का संकट भी हम जानते हैं कितना बड़ा है महाराष्ट्र में और ख़ासकर मुंबई में, और अब ऐसे में ताउते का खतरा भी मुंबई वासियों के सामने खड़ा हो गया है। तो हर तरह का प्रिकॉशन ज़रूर लें, अपना बहुत ख्याल रखें अगर आप मुंबई में रहते हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं मुंबई से जो हमारे पास पहुंची है, क्योंकि लगातार हमारी टीम ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट्स और खबरें आप तक पहुंचा रही हैं। क्योंकि देखिए ताउते से निपटना है, खतरा बड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है और कल तक का इंतज़ार करना होगा। पूरी तस्वीर साफ होगी कि किस तरह की तबाही ताउते बरपा सकता है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई से ताज़ा तस्वीरें पहुंची हैं हमारे पास, जो आपको हम दिखा रहे हैं नमस्ते भारत में। ये लहरें आप देखिए, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया के पास क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है, क्या नज़ारा है देखिए आप। बहुत खतरनाक लहरें, बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है। हालांकि बीएमसी की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुंबई में रहते हैं या आपके जानने वाले मुंबई में रहते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखें। और चलिए आगे बढ़ते, अगली खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम से बात कर तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। अमित शाह ने खास तौर पर दोनों राज्यों में पावर सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान देने की बात भी कही। कोरोना के तूफान के बीच चक्रवाती तूफान ताउते की दस्तक, लेकिन ताउते की वजह से किसी कोरोना मरीज की जिंदगी पर संकट न आए, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि तूफान की रफ्तार बढ़ने के साथ अगर तबाही शुरू हुई तो कहीं बिजली न काटनी पड़ जाए। इससे अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बड़ी दिक्कत हो सकती है, लिहाजा हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अस्पतालों में बिजली सेवा बाधित न हो, ये सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई हर हाल में जारी रखने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की स्थिति में बैकअप तैयार रखने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी तैयारी है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ताउते तूफान के मद्देनजर हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से 3 टीम मुंबई में है। एसडीआरएफ तटरक्षक दल इंडियन नेवी को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र मंत्रालय के कंट्रोल रूम से अन्य जिलों के कंट्रोल रूम को जोड़ा गया है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिले में समुद्र किनारे रहने वालों को बड़े स्कूल, कॉलेज और कैंप में शिफ्ट किया गया है। इन जिलों के डीएम को बचाव उपकरण और फोर्स के लिहाज से सभी जरूरी एहतियात बरतने को कहा गया है। तो ताउते से निपटना है तो क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, ये लगातार नमस्ते भारत में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। गुजरात की तरफ बढ़ रहा ताउते तूफान दक्षिण के राज्यों में तबाही मचा चुका है। केरल से लेकर कर्नाटक और गोवा में ताउते ने रविवार को ही वार कर दिया। समंदर में उठ रही ये डरावनी लहरें ताउते तूफान की ताकत बता रही हैं। गुजरात की तरफ बढ़ रहा ताउते तूफान अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। गोवा, केरल और कर्नाटक की इन तीनों तस्वीरों में मौसम का रौद्र रूप नजर आ रहा है। ताउते तूफान की वजह से जोरदार बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गोवा में ताउते तूफान ने 2 लोगों की जान ले ली है। वहीं 500 से ज्यादा पेड़ गिरने और 100 घरों को नुकसान की खबर है। ताउते तूफान की वजह से हो रही तेज बारिश और समंदर में उठ रही तेज लहरों की वजह से तिरुवनंतपुरम के वालीतुरा में कई घर तबाह हो गए।
एनडीआरएफ के मुताबिक ताउते की वजह से कर्नाटक में भी कुछ लोगों की मौत हुई है। मौसम को देखते हुए निचले इलाकों को पहले ही खाली करवाकर एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई थी, जिससे नुकसान कम हुआ है। हालांकि कोरोना के बीच ताउते तूफान एक मुसीबत बनकर आया है। और कोरोना की बात अब कर लेते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DG अगले 1-2 दिनों में मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के बीच डीआरडीओ ने पिछले हफ्ते एक बड़ी राहत की खबर दी थी। डीआरडीओ ने एंटी कोविड दवाई बनाने का दावा किया था। एबीपी न्यूज के पास इस दवा का सैंपल मौजूद है। डीआरडीओ एंटी कोविड मेडिसिन 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। इसे डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी है। हैदराबाद की जो डॉक्टर रेड्डीज लैब है उसने 10,000 जो डोजेज हैं 2DG मेडिसिन की वो बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये मेडिसिन जो है जल्द ही डीआरडीओ के कोविड हॉस्पिटल में मिलनी शुरू भी हो जाएगी। ये दवाई जो है सैशे के रूप में आएगी। डीआरडीओ की ग्लूकोज आधारित इस दवा के सेवन से कोरोना ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद की रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई हैं और अगले 1-2 दिनों में डीआरडीओ के हॉस्पिटल में उपलब्ध भी हो जाएंगी। इसके साथ ही एक अच्छी खबर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भी है। इस वैक्सीन की दूसरी खेप भी हैदराबाद पहुंच चुकी है। तो देखिए कितने तैयार हैं हम, इसको लेकर भी हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखाते रहते हैं ताकि आपके मन में कोई डर ना रहे, कोई भ्रम ना रहे। देश में वैक्सीन की संख्या को लेकर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है और इस बीच वैक्सीन लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कवच बनी वैक्सीन को लेकर रविवार को बड़ा दावा किया गया है और सबसे बड़ी बात ये कि ये दावा भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर किया गया। वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी बायोटेक ने रविवार को बयान जारी करते हुए कहा कि कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट पर प्रभावी रूप से काम करती है। एक शोध का हवाला देते हुए भारत बायोटेक ने बताया कि भारत से मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट B.1.617 और ब्रिटेन में मिले B.1.1.7 समेत कोरोना के सभी वेरिएंट पर असरदार है। कोवैक्सीन उन 3 वैक्सीन में शामिल है जिसे भारत में मंजूरी मिली है। भारत बायोटेक के दावे से देसी वैक्सीन के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। देखिए, इस मुश्किल वक्त में कोरोना महामारी के बीच बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनों को खो रहे हैं। ऐसे लोगों का दर्द बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन अस्पताल की लापरवाही से दिल्ली के एक परिवार को उसकी बेटी का शव भी नसीब नहीं हो पा रहा। बेटी की मौत के 1 महीने बाद अब बेबस मां बस आंख में आंसू लिए गुहार ही लगा रही है। इस माँ की आंखें पिछले 1 महीने से अपनी बेटी का इंतजार कर रही हैं। जिंदा नहीं मुर्दा ही सही, एक झलक बेटी का देखने को तरस रही है ये माँ। बेटी दीपिका को कोविड ने छीन लिया और उसके शव को LNJP अस्पताल की लापरवाही ने। अब दीपिका की माँ और दोनों भाई भटक रहे हैं घर की बेटी को एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार विदाई देने के लिए। हमें दर्शन भी नहीं हुए हमारी बेटी के और वो हमसे चली गई। बताइए क्या करें, हम कहाँ जाएं? दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहने वाली दीपिका की तबीयत 13 अप्रैल को खराब हुई थी। परिवार के लोग दीपिका को कई अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन कहीं एडमिशन नहीं मिल पाया और जब 15 अप्रैल की रात LNJP अस्पताल पहुंचे, तब डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो गई है। परिवार के सभी लोग कोरोना संक्रमित थे। ठीक होते ही ये लोग अपनी बहन की बॉडी लेने LNJP अस्पताल पहुँचे, लेकिन शव का कुछ पता ही नहीं लग पा रहा कि कौन ले गया, कब ले गया। ये डेथ सर्टिफिकेट दिया उन्होंने मुझे और कहा कि आप इसकी भाई बॉडी आगे से भाई वो ले लीजिए, ये सीरियल नंबर दिखा के। और दीपिका के नाम से उन्होंने जब फाइंड आउट किया और ये जो उसका सीरियल नंबर है CR नंबर जो उनका मेन नंबर होता है, इस CR नंबर से फाइंड आउट किया तो वहाँ पे उनको भाई बॉडी नहीं मिली। इस मसले में LNJP अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। हमने सारे पहलुओं की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय एक हाई लेवल टीम 3 वरिष्ठ डॉक्टरों का एक पैनल का गठन किया है, जो मुझे 3 दिन में रिपोर्ट देगी, क्योंकि ये मामला मेरे संज्ञान में कल ही आया है। बस
या तो मेरी बेटी के बारे में मुझे पता लग जाए, भाई किसने अंतिम संस्कार किया है, तो मैं उससे हाथ जोड़ के उसके पैरों में पड़ जाऊंगी, माफ़ी मांग लूँगी उससे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जांच कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी, कब उस परिवार को अपनी बेटी का पार्थिव शरीर मिलेगा, जो पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते अपनी बेटी को खो चुका है और अब उसके अंतिम दर्शन के लिए तरस रहा है। जैसे महामारी के हजारों लाखों शिकार चेहरे हैं, वैसे ही इसी महामारी में कई मददगार चेहरे भी हैं। आपको ऐसे ही कुछ मसीहाओं की कहानी दिखाते हैं जो अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना के बीच उम्मीद की किरण जगाने वाली ये दो तस्वीरें हैं। ये दो चेहरे हैं जो लोगों के लिए सांस की आस है, एक सहारा है। स्कूटी पर सिलेंडर लेकर यूपी के शाहजहांपुर की गलियों में घूमती इस बेटी को सिलेंडर वाली बिटिया कहा जाने लगा है। नाम है अर्शी। अर्शी एक मिसाल है। अर्शी के पिता कोरोना से पीड़ित हुए तो ऑक्सीजन के लिए अर्शी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अर्शी ने परेशानी झेलकर पिता की जान बचा ली और फिर ठान लिया कि किसी और को उनकी तरह ऑक्सीजन के लिए परेशान न होना पड़े, तो स्कूटी पर सिलेंडर उठाकर वो जरूरतमंदों की मदद के लिए निकल पड़ती है। मैं अब इसलिए ज़्यादा दौड़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी वजह से एक भी जान बच जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ जाती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, वो 2 सिलेंडर मैंने अभी दूसरों को दे रखे हैं। अब तक अर्शी ने कम से कम 18 बार अपने पैसे से सिलेंडर भरवाकर लोगों की मदद की है। मुसीबत में लोगों की मदद करने वाले ऐसे ही मसीहा हैं दिल्ली के बॉबी सहगल। बॉबी सहगल साहिल एम्बुलेंस नाम से उन लोगों की सेवा करते हैं जिनके पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं हैं। इनकी एम्बुलेंस से कोरोना मरीजों के अलावा दूसरे मरीजों के शवों को भी शमशान तक मुफ्त पहुंचाने का काम किया जाता है। लोगों की सेवा में लगे मानवता के इन सिपाहियों को एबीपी न्यूज सलाम करता है। 180 मिनट का सफर लगातार जारी है और नमस्ते भारत में हमारी कोशिश यही है कि हम हर वो खबर आप तक पहुंचाएं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। इसीलिए अगर आपकी कोई भी सुझाव हो या ऐसी कोई खास खबर है जो आप देखना चाहते हैं तो आप हमें अपने सजेशंस namaste-bharat@abpnetwork.com पर जरूर लिखकर भेजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड से है ये खबर। उत्तराखंड में मौजूद 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह 5 बजे खुल गए। कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह 3 बजे से शुरू हो गई थी। रावल भीमाशंकर और मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने पूर्व द्वार से मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश किया। तो देखिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा केदारनाथ के धाम नमस्ते भारत की टीम ने सुबह सुबह आपको करवा दिए, तो आपका दिन तो शुभ होने ही वाला है। क्या आप अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं? क्या आपके घर पर बहुत परेशानियां हैं? तो आपके लिए ले आई हूं मैं खास 3 टिप्स और मिरर सीक्रेट्स। देखिए खुशकिस्मत। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, लेट गो ऑफ योर पेनफुल पास्ट। अगर एट द मोमेंट यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप या आप बहुत दुखी हैं और यू आर फीलिंग सैड, उसे थोड़ा सा हल्का करें। मे बी यू कैन डू ग्रीफ हीलिंग। बच्चे उलझन में ही रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, किसकी बात माने। टीचर कुछ और कह रही है, ऑनलाइन में कुछ और हो रहा है, नीचे नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, तो करें तो क्या करें। मिरर से बहुत फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी। क्या कर सकते हैं आप ताकि आपको नुकसान ना हो? टैरो कार्ड्स क्या? सेंचुरीज अगो टैरो कार्ड से प्रेडिक्शंस होती थी, लेकिन बहुत जेनरिक लेवल पर। अब इतनी चेंजेस आ गई हैं कि टैरो से आप प्लैनेटिक मूवमेंट्स, आपके डिसीजंस, आपके हेल्थ इश्यूज, बहुत कुछ कहा जा सकता है। आई प्रोफेस इन टाइमिंग। मुझे ऐसा लगता है कौन सी चीज़ कौन से समय होगी ये पता होना चाहिए। ये कार्ड है एस ऑफ कप्स। ये बहुत अच्छा कार्ड है। और क्यों अच्छा है, किस तरह से आप इस कार्ड को समझ सकते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए, तो हम आपको रोज
एक टैरो कार्ड या 2 टैरो कार्ड के बारे में सिखाएंगे ताकि आप अपने सेट को यूज कर सकें। मेरी कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप यूज कर पाएंगे और अपनी डेली प्रेडिक्शंस भी कर पाएंगे। अब शुरुआत करते हैं फायर साइंस यानी एरीज, लियो और सैजिटेरियस। फायर साइंस आप एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, आज भी अपनी स्पिरिट अच्छी रखें क्योंकि यहाँ पर ये आया है कि आपकी एक विश ट्रू हो जाएगी। आप जो भी विश कर रहे हैं, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। तो अगर आप जर्नल रख रहे हैं या अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं, मेक श्योर कि एक बार आज अपना ड्रीम्स आप पढ़ें ताकि वो सच हो। अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करें और हम इस चीज़ को लेकर अपने आप में ब्लेसिंग्स भी गिने। तो ये आपके लिए एक मैसेज है, अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ टू रिसीव ब्लेसिंग्स। आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे आज। अब बारी है वाटर साइंस, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। आपके जो डिसीजंस हैं इसे इम्प्लीमेंट कर लीजिए। डोंट बी इन अ इनडिसिशन मोड। एट द मोमेंट दैट इज परफेक्ट फॉर यू। अपने इंट्यूशन पे फोकस करें और इंट्यूशन पे भरोसा रखें। अपने आप पर बिलीफ रखें। कॉन्टेम्पलेशन की देरी है, आज नहीं यूज करना है। हाँ ना, नो मोर कॉन्टेम्पलेशन। एनीथिंग हाफ डन इज एज गुड एज नॉट डन। यानी आपने जो भी काम अपने हाथ में लिए हैं उसे आज पूरा करें। अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। आपके लिए ये कार्ड ये कह रहा है, इंक्रीज योर नॉलेज ऑन अ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि वो सही कोर्स है। लेट गो ऑफ योर पेनफुल पास्ट। अगर एट द मोमेंट यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप या आप बहुत दुखी हैं और यू आर फीलिंग सैड, उसे थोड़ा सा हल्का करें। मे बी यू कैन डू ग्रीफ हीलिंग और एनवी या रिलीज ऑल योर ब्लॉक्ड इमोशंस। अगर आपको बहुत इमोशनल फील हो रहा है तो एक तरकीब है, आप अपने कंप्यूटर पे या हैंड से जो भी इमोशंस फील हो रहे हैं वो लिखिए और पेपर को फाड़ दीजिए और जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। दैट वे योर इमोशंस विल बी रिलीज्ड। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू अर्थ साइंस। अब बारी है एयर साइंस की, एक्वेरियस, जेमिनी और लीब्रा। वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट। थोड़ा सा आप कभी कभी लेजी हो जाते हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेस करिए, फिजिट से खेलिए, लेकिन अपना काम पूरा करिए। नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस विल बी वॉर्डेड ऑफ सून। कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन टुडे वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस दूर हो जाएंगी। तो कोशिश करिए, डोंट थिंक एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। नेल्सन मंडेला ने कहा था, इट सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यानी इम्पॉसिबल वर्ड में भी आई एम पॉसिबल ये है। तो कभी भी एट द मोमेंट इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो आप हार मत मानिएगा। कोई भी चीज को, कोई भी समस्या को इम्पॉसिबल मत सोचिएगा। स्पेशली जब होती है बात हमारे बच्चों के बारे में, हमें चिंता हो रही है। आजकल के बच्चे न्यू एज बच्चे हैं, इन्हें कितना कहना है, ये अपनी बातें शेयर नहीं करते और पेरेंट्स को बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। मुझे बहुत सारे ईमेल्स भी आए हैं कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज और कल 2 दिन हम सीरीज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए। सबसे पहली बात जो हमें लगता है हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं वो है कि हमारी सोच, हमने ये सोच बदलनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन। बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि करें क्या। एक थोड़े साल पहले चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती थी। एक शॉप में जाओ तो आपको 4 चॉकलेट्स, 2 च्युइंग गम और कुछ चीज़ें मिल जाती। आज जाओ तो आपको 100 चीज़ें हैं, आप क्या चूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। तो कंफ्यूजन एक वहाँ है कि उनके पास चॉइस ज़्यादा है। दूसरी कंफ्यूजन ये है कि घर पर किसकी बात सुने। घर में बच्चों के सब बॉस होते हैं, दादा भी, दादी भी, नाना, नानी, मम्मी, पापा, बड़ा भाई, छोटा भाई, सब बॉस हो जाते हैं। ये कर, ऐसे मत कर। तो करें तो क्या करें। बच्चे उलझन में ही रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे, किसकी बात माने।
टीचर कुछ और कह रही है, ऑनलाइन में कुछ और हो रहा है, नीचे नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते। तो सबसे पहले घर पर अडल्ट्स सब बैठ के ये डिसाइड करो कि कौन सबसे ज़्यादा बच्चों के परिवर्तन के लिए पार्टिसिपेट करेगा, ताकि अगर माँ ने बोला ये नहीं करना है तो फिर जाकर डैड नहीं बोल सकते कि हाँ यू कैन डू इट, कर लो, मैं मम्मी को देख लूँगा। दिस इज़ हैपनिंग, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि पैंडेमिक में आप सब साथ में रह रहे हैं तो और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। तो सेकंड पॉइंट, हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि हारना बहुत बुरी बात है, इतनी बुरी बात है कि टाबू है। सबसे ज़्यादा सुइसाइड्स होते हैं एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद, इमीडिएटली 2 दिन 3 दिन में इतने सारे सुइसाइड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक डिसाइड कर लिया है सोशल के हिसाब से, फेलिंग इज़ अ टाबू। फेल हुए मतलब आप बेवकूफ़ हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें बहुत अच्छा होना है। हाँ, जब बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उनके पीयर्स डिसाइड कर लेते हैं कि ये गरीब है, ये रिच है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होशियार है, ये बुद्धू है। हम एनालाइज और जजिंग बहुत कर रहे हैं। तो किस तरह से इसे हम रोक सकते हैं? जापान में एक गेम खेलते हैं। वेल, वैसे हमने भी ये गेम खेली ही है, तो म्यूजिकल चेयर्स खेली है आपने। जापान में इसे अलग तरीके से खेलते हैं। हम यहाँ पर म्यूजिकल चेयर्स लगाते हैं और बच्चे आसपास दौड़ते हैं। जैसे ही एक बच्चे को एक चेयर कम रहती है तो बच्चा आउट हो जाता है, फिर और एक चेयर निकालकर इस तरह से लास्ट तक एक चेयर रहती है, राइट। और विनर वो बच्चा रहता है। दोनों के बीच में काफ़ी झुझक होती है एंड देन दे डिसाइड हु इज़ विनिंग, क्योंकि जिसने चेयर पकड़ ली। जापान में अलग तरीके से करते हैं। वो लोग एक चेयर कम करते हैं पर बच्चे कम नहीं करते। वो 7 बच्चे और 6 चेयर है तो भागते रहेंगे, लेकिन ये उनका उसूल है कि एक बच्चे को आपको अपनी चेयर पे बिठाना है, लेकिन एक भी बच्चा अगर चेयर के बगैर रह गया तो आपकी गेम 0। एंड तक एक चेयर पर 7 बच्चे बैठेंगे कैसे भी करके फिट होकर। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिटी, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। हारना ज़रूरी है आगे सीखने के लिए। तो बच्चे पर इतना प्रेशर मत डालिए कि वो ये सोचे कि मैं हार गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तीसरा पॉइंट है नेगेटिव चैटर। घर में सारा दिन अगर नेगेटिव बातें होती हैं या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं तो बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 बच्चों के ब्रेन में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आप जो भी कहते हैं वो सेंसिटिवली वो अब्जॉर्ब करते रहते हैं। उनकी ब्रेन, उनका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक स्पंज की तरह है, जितना आप भरते जाओगे भरते रहेगा। तो आप सबकॉन्शियसली शायद गलती से आप नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं। अपने कॉन्वर्जेशंस को देखिए, सोचकर फिर बात करिए। पॉजिटिव बातें करेंगे तो पॉजिटिव और सकारात्मक सोच बच्चे में भी आएगी। बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जो उनका माइंड फ्रेश करेगी, वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और थोड़े से खुश रहेंगे। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? आप अपनी एनर्जी खुद क्रिएट कर सकते हैं बाय रबिंग योर पाम्स और शेकिंग योर फिंगर्स। ये आपको पता है कि इस तरह से एनर्जी क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आप बच्चों को कहेंगे कि योग मुद्रा करो या ऐसी एक्सरसाइज करो तो वो शायद नहीं मानेंगे और आप कहेंगे व्हाई आर यू फिजिटिंग, क्यों फिजिट कर रहे हो। लेकिन एक तरीका है, उसके हाथ में दे दो फिजिट। फिजिट ये ऐसी चीज है जो बनाई गई थी आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च फॉर पीपल हु हैव डिप्रेशन। इसको आप ऐसे यूज करते हैं तो आपकी फिंगर को टैक्टाइल मूवमेंट कहते हैं। टैक्टाइल मूवमेंट बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमारे हैंड्स में जितनी मेरिडियंस है ये बॉडी की एनर्जी फ्लो को सिस्टमैटिक करती है और हमारी एनर्जी और हमारे हैंड्स और हमारे जो मेरिडियंस हैं दे आर ऑल कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। तो बच्चों की ब्रेन हेल्थ, बच्चों की नाखुशी, कंफ्यूजन के लिए ये एक बहुत बेहतर और अच्छा उपाय है। आप बोलेंगे ये क्यों बार बार कर रहे हो, करने दो, डजेंट मैटर, डोंट स्टॉप देम। सिर्फ गेम खेलें या डिजिटल पर रहें, उससे अच्छा है कि वो फिजिट से खेलें। हैंड्स इंटरचेंज कर सकते हैं ताकि आपकी लेफ्ट और राइट ब्रेन की जो हेमिस्फीयर्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएं। आप अपने बच्चे को चैलेंज कर सकते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, आप भी करो। या
ये फिंगर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो टैक्टाइल के लिए ये फिंगर यूज़ करिए। जब ये फिंगर आप यूज़ करते हैं तो इनके बॉडी के एलिमेंट्स मैच होते हैं, थोड़े से बैलेंस होते हैं, लेकिन डाइजेशन भी होती है। एट द मोमेंट चिल्ड्रन को कहीं भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा और इनको ये फील होगा कि ओके माय माइंड इज़ डाइवर्टेड, थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन हो जाएगा आपके साथ। एक दूसरी एक्सरसाइज में मैं आपको बताती हूँ। आपके हैंड्स इस तरह से राइट एंगल पे रखें और ज्वाइन कर दीजिए नमस्कार में, ओके। और आपको ये जब आप कर रहे हैं इस तरह से आपको हैंड्स मूव करने हैं, तो आपको ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और बच्चे को बोलना है चल, जितना फास्ट कर सकता है कर, और उतनी फास्ट ब्रीदिंग करनी है। रैपिड ब्रीदिंग से डिजेशन होती है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो जितना फास्ट बच्चा कर सकता है उसके साथ करिए, थोड़ा सा हंसिए और रेस भी लगाइए, ताकि यू ऑल्सो आर एनर्जेटिक एंड यू आर इंटरैक्टिंग विथ योर चाइल्ड। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, एट द मोमेंट जैसे ही इन बच्चों के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं ब्रेन में, वाइट मैटर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टिविटी हो, एंड लैक ऑफ स्पेस की वजह से एक एक्टिविटी सबसे बेहतरीन है जो हजारों सालों से चल रही है, राइटिंग। डिजिटल बच्चों को राइटिंग के लिए एनकरेज करिए। देयर आर बुक्स एंड देयर आर पेंटिंग पैड्स जिनको दिन लग सकते हैं कलर भरते भरते या लिखते लिखते, सो वैसी कुछ चीज़ें लीजिए जिससे इंटरैक्टिव हो सकते हैं बच्चे। कीप अ जर्नल, कीप अ डायरी, रोज़ बच्चों को एनकरेज करिए कि आज लिखिए क्या आपने एक अच्छी चीज़ की और क्या ऐसी चीज़ है जो आप सुधार सकते हैं। इस तरह से जैसे राइटिंग इंक्रीज होगी, इनके राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में चेंजेस आएंगी एंड योर चाइल्ड विल फील बेटर। लिखने से याद भी ज़्यादा रहता है। और दूसरी तरह से आप टैक्टाइल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चों के साथ बाय आस्किंग योर चाइल्ड टू राइट विद द रॉन्ग हैंड। सो लॉट्स ऑफ पावर टू ऑल द चिल्ड्रन, मम्मीज एंड डैडीज। एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहिए बच्चों के साथ एंड एंजॉय सुपर ब्रेन। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु आर यू गोइंग टू ट्रबल टुडे? यानी मिरर से बहुत फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी। क्या कर सकते हैं आप ताकि आपको नुकसान ना हो? मेरे एक क्लाइंट थे जो सोशल कपल थे, उन्होंने झगड़ा करके, फैमिली के साथ बहुत झगड़ा करके शादी की थी। दे वर इन लव फॉर मेनी इयर्स, लेकिन शादी के बाद वो नए घर में शिफ्ट हुए थे और उनकी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती थी। जब मैंने उनका घर विजिट किया तो देखा कि उनके बेडरूम में सब जगह मिरर थे, रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने उनसे कहा दैट यू नीड टू चेंज ये सब कुछ, आप या वॉलपेपर लगा दीजिए या आप इस रूम में ना सोइए। लेकिन कई बारी जब आपका टाइम अच्छा नहीं है या हो सकता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप चेंजेस नहीं लाते हैं। हमें यही सुनना होता है जो हमें सुनना है, हमें वही करना होता है जो हमें ठीक लगता है। आफ्टर अ फ्यू इयर्स वो दोनों सेपरेट हो गए। ऐसी क्या बात है मिरर में? मिरर वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, जिसमें जो भी चीज दिखती है वो ड्यूअल हो जाती है। आपको तो पता ही है कि हमारी बॉडी में एनर्जी है और बहुत लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ एनर्जी है जो यहाँ से वहाँ तक जाती है। एट द मोमेंट जब हम सोते हैं अपने बेडरूम में, हमारे आसपास क्या होता है? मोबाइल, लैपटॉप, प्लग पॉइंट्स, फैन का पॉइंट, रिमोट, इतनी सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। तो वो मिरर में भी रिफ्लेक्ट होके EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप पर इफेक्ट लाती है। तो अगर आपको नींद नहीं आती, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या आपके घर पर बहुत तनाव और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो अपने घर में देखिए मिरर्स कहाँ हैं। आप अपने मिरर नॉर्थ ईस्ट में रखें, लेकिन लिविंग रूम में। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर आपका बच्चा उसके ऑपोजिट में काम कर रहा है या स्टडी टेबल है, तो वो फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए बी केयरफुल जब आप मिरर लगाते हैं। 2 by 2 फीट हो तो काफ़ी बड़ा है तो बहुत सोच समझ के या किसी कंसल्टेंट को पूछ के लगाइए। ईस्ट डायरेक्शन इज ऑल्सो ओके टू पुट मिरर, लेकिन आप जब मिरर लगाते हैं तो ये भी सोच लीजिएगा कि आप उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। कई बार मेरे साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है, मैडम ये रूम में तो है लेकिन हम उसमें नहीं देख सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिविटी में दूसरी सब चीज़ें डबल होती हैं। तो इसके लिए आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट यूज़ करें। और एक चीज़ है, अगर आपके किचन में आपका गैस
और सिंक ऑलमोस्ट ऑपोजिट है या डायगनली ऑपोजिट है, तो ये हो सकता है कि आपके घर में बहुत खर्चे हो रहे हैं। अगर आपके घर पर एक्सपेंसेस बहुत हैं या खर्चा हो रहा है फॉर नो रीज़न एट ऑल, तो आप अपने किचन को देखिए और एक चीज़ कर सकते हैं, आप छोटा सा मिरर लीजिए जो राउंड है और गैस की तरफ रख लीजिए, विच इज़ गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द वाटर सिंक। इससे वो एनर्जी डिफ्लेक्ट हो जाती है और आपके घर के खर्च कम होंगे। मैं ये कह रही हूँ आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड आई नो दैट इट वर्क्स। ट्राई इट, बट मेक श्योर आपके मिरर्स कवर हों जब आप सोते हैं, जब आप काम करते हैं, या अगर मिरर के सामने आप लंबे समय तक बैठते हैं तो मिरर को कवर कर दीजिए। मेक श्योर दैट यू आर सेफ एंड फाइन सो दैट योर हेल्थ इज गुड और आप आर्ग्यूमेंट्स ना करें। अफर्मेशन, आई विल एंड आई कैन। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप नेगेटिव थॉट पर जा रहे हैं तो आप अपने आप को कह सकते हैं आई विल डू इट, आई एम गुड, आई एम हेल्दी, आई कैन डू दिस। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप हार मान रहे हैं तो आप अपने आप को आई विल बोल सकते हैं। आई विल बी एबल टू अचीव दिस। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये ज़रूर करूँगा। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंटेंशनल वर्ड जो आप सारा दिन यूज़ करेंगे। जब भी कभी नेगेटिव थॉट है उसे रिफ्रेज करके पॉजिटिव से करिए। क्या होगा इससे? योर डे विल गो वेरी वेल। और आप हमें लिखकर भेजिए कि आपका दिन कैसा रहा। कल ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा क्योंकि हम सिखाएंगे आपको टैरो कार्ड रीडिंग ताकि आप बन सकते हैं खुशकिस्मत। जॉइन अस एवरी मॉर्निंग। लेकिन ताउतिया और किन इलाकों को प्रभावित कर सकता है, कौन से ऐसे इलाके जिन पर खतरा अभी भी बरकरार है, ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं मालिका का। प्रतिमा, और देखिए नमस्ते भारत के दर्शकों के लिए एक एक जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए भी पहुंचाएंगे। इस टच स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ताउते चक्रवात का कैसा असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले रूट की बात कर लेते हैं क्योंकि रत्नागिरी से इसकी शुरुआत हुई है। ज्यादा जानकारी आपको देते हैं। 16 मई रात 11:30 बजे समंदर में 200 किलोमीटर अंदर से होते हुए, और रफ्तार की अगर बात की जाए तो 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए ये मुंबई पहुंचेगा। और जो अनुमान लगाया जा रहा है सुबह 11:30 बजे ये मुंबई में प्रवेश करेगा, दस्तक देगा। समंदर में 200 किलोमीटर अंदर से होते हुए रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ते हुए कहां जाएगा? दमन जाएगा। दमन में क्या कुछ देखने को मिलेगा? रात 11:30 बजे समंदर में 200 किलोमीटर अंदर से होते हुए रफ्तार वही 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगा और वेरावल तक जाएगा। वेरावल 18 मई की सुबह ये तट से टकराएगा, तो ये खतरा बड़ा है, लेकिन उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की जा चुकी हैं और एक एक अपडेट हम आपको इस टच स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले महाराष्ट्र का हाल जान लेते हैं। महाराष्ट्र में कैसा असर दिखेगा? रत्नागिरी की बात करें तो रत्नागिरी में समुद्र किनारे बसे लोगों को हटा दिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उनके लिए होता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिंधुदुर्ग की। सिंधुदुर्ग में भी तट से लोगों को स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि जो लोग वहां रहते हैं तट के पास उनके लिए खतरा बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की और जगहों पर क्या स्थिति बनी हुई है। रायगढ़ की अगर बात की जाए तो रेड अलर्ट की घोषणा रायगढ़ में की जा चुकी है, यानी कि वहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तेज बारिश वहां पर हो सकती है और हो सकता है जान माल का नुकसान भी हो। क्योंकि यहाँ हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में और जगहों पर क्या स्थिति है। मुंबई की अब बात कर लेते हैं तो मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मुंबई में जो है वो डायरेक्ट खतरा नहीं है लेकिन उसका असर मुंबई में देखने को मिलेगा, जो कि सुबह से हम देख रहे हैं। तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं, आंधी तूफान जैसा मंजर है और तेज बारिश भी है। और सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स को मुंबई में बंद करवा दिया गया है क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि कोरोना को लेकर भी स्थिति चिंतनीय बनी हुई है मुंबई में। और चलिए अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अगर द्वारका की बात की जाए तो द्वारका में जो रफ्तार रहेगी वो 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। और जामनगर की अब बात कर लेते हैं। जामनगर में रफ्तार 120 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। और अगर अब भावनगर की बात की जाए, क्योंकि अब हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर जो रफ्तार देखने को मिलेगी वो होगी 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब जूनागढ़ की अगर बात करें तो जूनागढ़ में समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें
देखने को मिल सकती हैं। तो खतरा जो है गुजरात में लगातार बना हुआ है। अहमदाबाद की अब बात कर लेते हैं। अहमदाबाद में समुद्र में 2.5 मीटर ऊंची लहरें देखने को मिलेंगी। गुजरात में इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो फॉल आउट होगा वो कल देखने को मिलेगा गुजरात में। और अहमदाबाद के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब सूरत की बात कर लेते हैं। सूरत में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर सकता है। तेज बारिश होगी, गुजरात में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और अलग अलग जगहों से किस तरह की तस्वीरें आ सकती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, अलग अलग जो रंग होते हैं तूफान पर अलर्ट के, उनका क्या मतलब होता है वो भी आप समझ लीजिए। ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर येलो अलर्ट की बात होती है, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, अलग अलग आपको बताते हैं। येलो अलर्ट का मतलब होता है सावधान रहने का संकेत है, यानी कि खतरा है तो सावधान हो जाइए, हालात पर नजर आप बनाए रखिए। मुश्किल हालात बन सकते हैं लेकिन अभी है नहीं। येलो अलर्ट का ये मतलब होता है। अब बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट की, कि ऑरेंज अलर्ट का क्या मतलब होता है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि लोगों को खतरा हो सकता है, यानी कि आपको अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। संपत्ति को भी नुकसान पहुंचने के संकेत होते हैं ऑरेंज अलर्ट का मतलब, यानी कि जबरदस्त बारिश होने की चेतावनी भी उन जगहों पर होती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि रेड अलर्ट का क्या मतलब होता है। अगर किसी राज्य में रेड अलर्ट बता दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी वहां पर जारी कर दी गई है। भारी नुकसान होने का अंदेशा भी बना हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगह जाने का संकेत माना जाता है रेड अलर्ट। तो ये अहम जानकारी ताउते तूफान से जुड़ी हुई, अलग अलग अलर्ट्स का, अलग अलग रंगों का क्या मतलब है, ये जानकारी भी आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। और चलिए एक बार फिर से प्रतिमा का रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू प्रतिमा। बहुत शुक्रिया मलिका। तो देखिए, बेहद आसान भाषा में मलिका ने आपके सामने रख दिया वो कौन से इलाके हैं जो प्रभावित रहने वाले हैं और उनको लेकर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं। बात मुंबई की, मुंबई में मौसम अलर्ट की बात हमने की। जमीन पर कैसे हैं हालात, मुंबई से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। तो मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमने आपको पहले ये जानकारी दी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मुंबई में, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि हालात अभी सुधरे नहीं हैं, अभी भी अलर्ट मोड पर रहना होगा। केरल और गोवा में 2-2 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। अब चूंकि चक्रवाती तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में इसका कोई और ज्यादा खामियाजा न भुगतना पड़े, इसको लेकर तैयारियां ग्राउंड पर की गई हैं। उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर खतरा अभी भी है। अब मुंबई के जुहू चौपाटी आपको लिए चलते हैं, जहां से ताजा अपडेट दे रही हैं हमारी संवाददाता लता शर्मा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव देखा जा रहा है। हवा लगभग अब और बढ़ेगी, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो हवाएं हैं उसमें बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। और ये जो बारिश है वो भी आज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आज ऑरेंज अलर्ट दिया गया है मुंबई को, यानी कि ये जो हवा है और जो बारिश है वो और बिगड़ सकती है और ये जो मौसम है वो और बिगड़ सकता है। कितने पेड़ जो है आप देख सकते हैं हवा के वजह से हिल रहे हैं, इतनी तेज़ हवा है। और सुबह का समय के होने के बावजूद इतनी तेज़ हवा यहाँ पे बीच में चौपाटी के यहाँ पे देखी जा रही है। इसकी तैयारी के लिए महाराष्ट्र ने और मुंबई ने एनडीआरएफ की कुछ टीमें तैनात की हैं। मुंबई में 3 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हुई हैं, वहीं महाराष्ट्र में 12 टीमें तैनात हो चुकी हैं। ये बारिश जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सैटरडे से हम देखते आ रहे हैं ये बारिश, अब साइक्लोन जो तौते है वो प्रभाव यहाँ पे आ चुका है और आज पूरे दिन में इस साइक्लोन का जो है प्रभाव हम अच्छे से देख सकेंगे और इसे देख सकेंगे। और हम सबसे गुजारिश करते हैं कि महफूज रहें, जहाँ पर भी हैं सुरक्षित रहें, घर पे रहें। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई। मैं जुहू चौपाटी। महाराष्ट्र और गुजरात में ताउते तबाही की दस्तक देने वाला है, लेकिन दक्षिण में इसने रविवार को ही तबाही मचा दी है। और इस समय बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक में ताउते तूफान से 4 और केरल में 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश और आंधी से अब तक 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो देखिए, जानमाल का नुकसान भी ताउते से हो रहा है। लगातार जो तस्वीरें कई इलाकों से मिल रही हैं वो डरावनी है। और मुंबई की भी हमने आपको स्थिति बताई कि इस वक्त क्या बनी हुई है। ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन देखिए दक्षिण में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट है, यानी कि खतरा वहां पर बड़ा है। मूसलाधार बारिश होने की आशंका है, जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए सावधान रहने की बहुत जरूरत है। ABP News,
आपको रखे आगे।